नमस्कार दोस्तों। अब देखिए साइंस एंड टेक जो अपना पोर्शन रहता है उसमें साइंस के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 6 की 7 की 8 की अगर आप थोड़ी बहुत अच्छी जानकारी है तो एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। अब कक्षा 6 की एनसीईआरटी को एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज मार लेते हैं। देखिए ये पुस्तक जो है एनसीईआरटी के द्वारा है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसी तरह से राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, तो वहाँ पर हो जाएगा RSCERT। सबसे पहले संविधान की उद्देश्य का देख लेते हैं हम। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखिए हमारे संविधान के भाग 4 का में जो मौलिक कर्तव्य लिखे क्या नियम में वो पढ़ लेते हैं। प्रत्येक भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य होगा संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करने आवाजान की राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के दया भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन की तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सुरक्षित हिंसा से दूर रहें। 9वां हो गया। 10वां है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट बढ़ने सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू सकें। और माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कक्षा 6 की एनसीईआरटी में पहला अध्याय है भोजन, यह कहाँ से आता है। दूसरा, भोजन के घटक। तीसरा, तंतु से वस्त्र तक। चौथा, वस्तुओं के समूह। पांचवा, पदार्थों का पृथक्करण। छठा, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। और सातवां, पौधों को जानिए। आठवां, शरीर में गति। 9वां, सजीव एवं उनका परिवेश। अब देखिए अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन। 11 क्या है, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। 12, विद्युत तथा परिपथ चुंबकों द्वारा मनोरंजन। फिर जल, फिर हमारे चारों ओर वायु और कचरा संग्रहण और निपटान, ये समझेंगे। सबसे पहले भोजन और कहाँ से आता है। आज आपने घर में क्या खाया था, पता लगे अपने दोस्त से क्या खाया था, और आपने कल एक ही प्रकार का आहार लिया था या कुछ अलग लिया था, तो ये तो फालतू की चीज़ होगी, पूछना कुछ ज़रूरी नहीं है। खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए, ढींगड़ा पूछ रहा है, ये कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं लगता काम की है। यहाँ एक चीज़ परिभाषा दी हुई है, आप अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। ये चीज़ें किससे बनी होती हैं। पके चावल के बारे में सोचो, हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं और उसमें तैयार करने के लिए उसमें 2 पदार्थों का संगठकों की आवश्यकता होती है, पानी और चावल। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें, नमक मसाला तेल फना ढीकड़ा पूछ डालते हैं। बात तो ठीक है। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, ठीक है। तो खाद्य सामग्री बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं और उनके स्रोत के बारे में और क्या कह रहा है ये, ठीक है। अभी देखिए इडली होती है, इडली चावल से बनती है और स्रोत क्या है, पादप हैं। उड़द की दाल, ये भी पादप से आती है। नमक, ये भी नमक जो है कहाँ से आता है आपको बताना है। उड़द की दाल आपको पादप से मिलेगी, नमक जो है आपको खनिज वगैरह ये चीज़ें मिलेगी ज़मीन से। जल भी आपको बरसात से या ज़मीन से मिलेगा। चिकन करी फलाना ढींगड़ा पूछ रहा है, ये मांसाहारी लोगों के लिए है, जो कुत्तों की तरह भोजन खाते हैं उनके लिए है ये, हम शाकाहारियों के लिए नहीं है। चिकन, तो चिकन जो होता है वो जंतु को मार के खाते हैं।
मसाला भी आपको पौधों से मिल जाएगा, तेल घी आपको जंतुओं से मिलेंगे, और जल जो है वो आपको ज़मीन से या बरसात से मिल जाएगा। खीर दूध जो होता है वो जंतु से मिलेगा, चावल पौधे से मिलेगा, और चीनी जो है आपको पौधों से मिलेगी। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसमें मुझे लगता है कुछ काम की चीज़ आपको दिखेगी। अब देखिए, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। देखिए, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे कौन से भाग का खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे फलों के रूप भोजन के रूप में खाते हैं, कभी जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल के रूप में फूलों की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़े बनाकर खाया है। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों से साग बनाने के लिए काम में लिया जाता है। क्या आपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? बताइए। केले के पत्तों का उपयोग, केले का फल तो खाया जाता है, और पत्तियां जो हैं वो खाने की प्लेट के रूप में इस्तेमाल की जाती है शायद। बैंगन का भरता जो है बैंगन से बनता है, और मिर्च मसाले के रूप में अन्य कोई चीज़ें मिलाते हैं। और पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है, फल। ठीक है। तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और किसी अन्य पौधे से ये बीज होते हैं उसके प्राप्त होते हैं। अंकुरित किसे कहते हैं? अंकुरित का मतलब उगा हुआ बीज। जैसे आप जैसे चने को पानी में भिगो करके उसे बंद कपड़े से ऐसे ढक करके रख देंगे ना, तो वो अंकुरित हो जाएगा। देखिए, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, कैसे उत्पादित होता है? अब देखिए, अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर ये खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? मधुमक्खी बनाती है, फूलों से रस एकत्रित करके बनाती हैं। मधुमक्खियों का मकरंद का भंडारण कर लेती हैं तथा पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जाता है। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? तो जंतु अलग अलग चीज़ें हैं। छोटा है जंतु, बड़ा है, खाने वाला कैसा खाता है वो उस पर डिपेंड करता है। पालतू पशु हैं जिसकी आप देखभाल करते हैं तो वे घास खाते हैं, और छोटे गिलहरी वगैरह जो है, कबूतर हैं, छिपकली हैं, ये छोटे से कीट खाना पसंद करते हैं, कीट खा लेते हैं। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। तो ये पहला अध्याय इतना मुझे खास नहीं लगा। मैं प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सारांश पढ़ लेते हैं सबसे पहले, हम ऐसा करते हैं हर पार्ट का। देखिए, संगठक क्या होता है? संगठक जो संगठन बनाता है, उसमें जो कौन कौन से घटक हैं वो। खाद्य क्या, खाने की चीज़ें। मकरंद क्या होता है? फूलों का जो रस होता है उसको मकरंद कहते हैं। अंकुरित बीज आप समझ गए होंगे। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी भी आप समझ गए होंगे। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। ठीक है। हमारे भोजन में मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु है। ठीक है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। हम क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। पेड़ पौधों के नाम बताइए, कौन से भाग कौन से पौधे के रूप में खाया जाता है? जैसे मैं आपको कुछ पौधों के नाम बताऊं तो आपको जैसे बताया कि सरसों की जो बीज हैं उनसे तेल बनता है और पत्तियों की सब्जी बनती है। ठीक है। तो ये अध्याय इस तरह से हैं, और एक कॉलम मिलाना है आपको। दूध, दही, पनीर, घी जो है किन से उत्पाद होते हैं? सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर ये सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ जो हैं ये दूसरे जंतु को खाते हैं। और शाकाहारी क्या होता है? पादप उत्पाद वो खाते हैं। खालिस्तान भरनी है तो एक खालिस्तान है क्योंकि ये केवल मांस खाता है तो वो मांसाहारी हैं। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए वो शाकाहारी हैं। तोता केवल खालिस्तान का उत्पाद खाता है। तोता क्या खाता है भाई? तोता गन्ना, दूध, पादप या शाकाहारी? तोता केवल मांसाहारी उत्पाद खाता है। तोता केवल मांसाहारी उत्पाद खाता है? नहीं, फल भी खा सकता है। तोता केवल शाकाहारी उत्पाद खाता है, मांसाहारी नहीं। खालिस्तान जो खालिस्तान हम पीते हैं
वह प्राय गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है जो दूध हम पीते हैं, जंतु उत्पाद। इसलिए चीनी हमें पादप गन्ने से मिलती हैं। भोजन के घटक देखें। सबसे पहले इस पाठ के सारांश को जाकर हम पढ़ेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर मिलेगी डायरेक्ट तो वहाँ से उसको उठाने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, पढ़ने का तरीका हमारा इस तरह से होगा। सबसे पहले हम पॉइंट समझ लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहार, रेशे और जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक बात है ये तो। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। प्रोटीन वृद्धि के लिए होता है और खनिज लवण अनुरक्षण के लिए होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, संतुलित आहार शरीर के लिए आवश्यक है। सभी पोषक तत्व पर्याप्त वृक्षांश और उचित जल मात्रा में उपस्थित होना जरूरी है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा एक अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे भोजन के मुख्य तत्वों के नाम बताइए तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, खाद्य से ये सारी चीज़ें। निम्नलिखित के नाम लिखिए। क पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट। पोषक जो हमारे शरीर में ऊर्जा की वृद्धि, शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, तो शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रोटीन है। विटामिन जो हमारे शरीर अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक हैं, विटामिन ए। खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक हैं, तो ये खनिज है कैल्शियम और फास्फोरस है मेरे हिसाब से। विटामिन ए, विटामिन ए जो है क्षीणता, दृष्टिहीनता को प्रदर्शित करता है। कमजोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये चीज़ें हैं। ठीक है, बेरी बेरी B1 इसका नाम है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आना। दुर्बल पेशियां विटामिन B1 की कमी से होती हैं। सी क्या है? स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये सी के अंतर्गत आते हैं। डी, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियां और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन, घेंगा गोइटर, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता ये आयोडीन की से आती है, घेंगा या गोइटर। लो, अरक्तता, कमजोरी। लोह की कमी से क्या होती है? अरक्तता, कमजोरी आती है। आयोडीन कमी से गर्दन की ग्रंथि फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाना, आयोडीन की कमी से मानसिक विकलांगता आती है। कैल्शियम, कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां रहती हैं कैल्शियम की वजह से और दंत क्षय होने लगते हैं। विटामिन डी जो है वो रिकेट्स से, अस्थियों का मुड़ जाना मुलायम होकर के रिकेट्स की कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण है संतुलित आहार। बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, वृक्षांश और स्कर्वी, मंड और विटामिन। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। ऐसे दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताइए जिनमें पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। एक तो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन। ठीक है, तो एक तो मुझे लगता है इसमें है मंड और वसा। प्रोटीन भी हो सकता है। देखिए, सही करना है, देखिए सही निशान लगाना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या चावल खाने से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम को रोका जा सकता है। बिल्कुल सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ठीक बात है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स होता है। खालिस्तान बेरी बेरी नामक, खालिस्तान की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, B1 की कमी से। विटामिन सी के अभाव से खालिस्तान नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। देखिए ये पड़े विटामिन वाले रोग, और इसमें सी की कमी से स्कर्वी होता है। मसूड़ों में खून निकलना वगैरह इस तरह की घटनाएं यहाँ देखी जाती हैं। ये चीज़ें यहाँ पर है इस अध्याय में। इसकी अगर परिभाषाओं को थोड़ा बहुत अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पे, तो ये अध्याय यहाँ से शुरू होता है। इस अध्याय में मुझे जो लगता है
परिभाषा समझनी चाहिए। तो देखिए पोषक किसे कहते हैं। देखिए कच्ची सामग्री के संगठक क्या है। देखिए कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, जैसे इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य रूप से पोषक कौन कौन से बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि हैं। जल भी ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं। रुक्षांश और जल, जैसे मैंने बताया, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? परीक्षण के माध्यम से पता लगा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। आयोडीन का तनु विलीन बनाने के लिए आयोडीन टिंक्चर का मिला लीजिए वगैरह, इस तरह से परीक्षण है ये। और ये परीक्षण थोड़ा सा काम का है, अगर देख ले तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। आयोडीन का तनु विलीन बनाने के लिए जल से भरी आधी परख नली में कुछ बूंदे टिंक्चर आयोडीन की मिला लीजिए। ठीक है। कॉपर सल्फेट विलियन 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट विलियन बन जाता है। और आयोडीन टिंक्चर को तनु करने के लिए पानी मिला लीजिए। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका परीक्षण हम आयोडीन से कर सकते हैं, आयोडीन टेस्ट से। मंड परीक्षण के लिए आयोडीन विलियन की 2-3 बूंदें लेनी है और खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन होने से पता लग जाएगा कि इसमें मंड है कि नहीं है। कैसा रंग परिवर्तित होगा। देखिए खाद्य के रंग में यदि यह रंग नीला या काला हो गया है, नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इस परीक्षण के अन्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं और चीजें पता लगा सकते हैं। प्रोटीन परीक्षण कैसे करेंगे। आयोडीन टिंक्चर से आयोडीन और कॉपर सल्फेट के विलीन देख ले सकते हैं। मंड के परीक्षण का तो देख लिया। प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या करेंगे। प्रोटीन परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए जिसमें खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है और ठोस है तो पहले उसे पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। यदि खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा पीस कर उसमें मल कर उसमें चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में कुछ 2 बूंद सल्फेट विलीन लीजिए और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलीन डालिए। उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलीन और 2 बूंद के बाद 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा का विलीन डालिए। अच्छी तरह से हिला करके रख लीजिए। आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि प्रोटीन का रंग बैंगनी हो गया है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या करना है आपको, एक तो कॉपर सल्फेट का विलीन लेना है। ठीक है। प्रोटीन के परीक्षण में कॉपर सल्फेट विलियन और कास्टिक सोडा विलियन लेना होता है। रंग बैंगनी होते ही प्रोटीन उपस्थित होगा, अन्यथा उपस्थित नहीं होगा। वसा परीक्षण के लिए क्या करना होगा। देखिए वसा परीक्षण के लिए धब्बा तेल का जहाँ पर भी हो उस पर क्या डाला जाए जिससे वसा परीक्षण हो जाए। तो वसा के परीक्षण के लिए जो प्रकाश टेस्ट है, प्रकाश के सामने जो कागज पर धब्बा होगा वो दिखाई दे देगा और धुंधला दिखाई दे तो प्रकाश में वह उपस्थित होती है वसा। और कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज सूखा दीजिए ताकि खाद्य पदार्थ से कुछ जल जो आया वो सूख जाए। इसके बाद कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे यदि पता चलता है खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ठीक है। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण समझा। विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों से हमें क्यों आवश्यकता होती है। हमारे पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो बहुत सारे काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा शरीर को प्रदान करते हैं। वसा ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं।
शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है, इसके अलावा बाजरा है, चावल हैं, गेहूँ हैं। तो इस तरह के पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें। वसा देखें तो वसा हमें मिलती हैं गिरी, तिल, मूंगफली या आदि फला जो भी है, सूरजमुखी का हो उससे जो तेल मिलता है उससे मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है दूध, घी, मक्खन, क्रीम है। इसके अलावा मांसाहारी लोगों के लिए मांस है, मछली है, अंडा है, इनसे भी ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं दोनों। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा मिलती है, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोटीन के कुछ सोर्स। तो प्रोटीन में तुअर दाल, राजमा है, सोयाबीन है, ठीक है, चना है, मूंग है, मटर है। इसके अलावा पादप स्रोत बताऊं तो पादप स्रोत बहुत सारे होते हैं। ठीक है, पादप स्रोत हैं प्रोटीन के। जंतु स्रोत बताऊं अगर मैं प्रोटीन के, तो वो हैं पनीर है, मछली है, मांस है, दूध है, अंडे हैं। ये पनीर वगैरह ये चीज़ें प्रोटीन के जंतु स्रोत हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की आँखों की रक्षा, विटामिन अस्थियाँ, दांत, फला, ढींगड़ा, पूंछा जितने भी हैं। देखिए, ए विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन, के विटामिन, ये विटामिन होती हैं। बी विटामिन विटामिनों का एक समूह होता है, बी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और बहुत से रोगों का स्वस्थ अगर है तो उसे ठीक करते हैं। विटामिन सी बहुत से रोगों लड़ने में मदद करता है। डी हमारे अस्थियों दांतों के लिए, कैल्शियम मजबूती के लिए होता है। हमारे पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने के रुक्षांश जो होते हैं मुख्य रूप से साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां, इनमें होते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने के लिए हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीने को बाहर से निकालने की सहायता करते हैं। ठीक है, इसके अलावा संतुलित आहार जो होता है, हमारे शरीर में आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार संतुलित भोजन होता है। कोई भी तत्व की आवश्यकता से अधिक ना हो ना ही कम हो, उसको संतुलित भोजन कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। दाल है, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज हैं, किण्वित भोजन है। दक्षिण भारत में इडली जो होती है वो किण्वित भोजन में गिनी जाती हैं। किण्वन का मतलब किण्वन किया, जिसमें आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी है, थेपला अनाज है। दालों से बना जैसे केला, पालक, सत्तू, गुड़ और उपलब्ध सब्जियां, ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए, पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों को, फलों को धोया जाता है तो संभव है कि इनमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कोई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं, कई महत्वपूर्ण त्वचा में होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसका विटामिन और खनिज लवण अलग हो सकते हैं। ठीक है, विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो सकता है। अगर सब्जी पकाएंगे तो उसमें विटामिन सी गायब हो जाएगा। बुजुर्गों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन क्यों है? एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा, ऐसा नहीं है। अतः उससे तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि वसा युक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। फिर वो मोटा हो गया। तो वसा युक्त ज़्यादा भोजन जो है हानिकारक होता है, मोटापे का कारण बनता है। अभावजन्य रोग देखें तो अभाव का मतलब किसी चीज़ की कमी चल रही लंबे, उससे जनित रोग जो होता है अभावजन्य रोग कहलाता है। कोई व्यक्ति भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कोई रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे का सूजन, बालों के रंग का उड़ना,
ये प्रोटीन नहीं ले रहा है तो होता है। कुछ रोग ऐसे हो सकते हैं जैसे अब वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग उड़ना और त्वचा की बीमारियां, पेचिश वगैरह ये होती हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही व्यक्ति के आहार में लंबे समय से अनुपस्थित हैं, दुबला पतला हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। सभी अभिजानी रोगियों संतुलित आहार लेने से ठीक किए जा सकते हैं। इस अध्याय में स्वयं से जानने की इच्छा कर कोशिश करें और बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं स्वयं से। इस प्रकार ये दूसरा अध्याय भी हमने समाप्त कर लिया। तीसरा है तंतु से वस्त्र तक। इसके हम शॉर्ट्स जो पहले हैं वो पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं? पहला बिंदु, वस्त्र सामग्री। तो वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतुओं से तागे बनते हैं, तागे से वस्त्र बनते हैं। मतलब तंतु से धागा बनते हैं, धागे से वस्त्र बनते हैं। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या तो असंश्लिष्ट होते हैं। ठीक है, तंतु क्या होते हैं? या तो प्राकृतिक होते हैं, संश्लिष्ट होते हैं। ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु है। ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं। और नायलॉन, पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। रुई, जूट जैसे पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जूट पादपों से प्राप्त करने वाले तंतु हैं। तंतुओं से तागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। और तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनता है। वस्तुओं के आसपास के समूह बनाना इसको अभी नहीं पढ़ेंगे।